नमस्कार दोस्तों, ये शाम और हसीन होती जा रही है कि हमारे साथ राजेश तेलंग साहब हैं। आप सब इन्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आज एक नया चेहरा, आप में से कुछ दो चार लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि इनके अंदर एक शायर भी है और इनकी ये किताब जिस पे हम बातें करेंगे और राजेश साहब से कहेंगे कि वो हमें कुछ पढ़ के भी सुनाए कि कविताएं उनकी। तो ये चांद पे चाय, ये राजेश जी की नज़मों की, बल्कि ये कहूँ कि ख़जाना है, बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी नज़मों का। और तो जो इनका टीवी से सिनेमा तक का सफ़र है वो तो आप सब लोगों ने देखा है, लेकिन ये जो शायर कहाँ फल फूल रहा था, पोषित हो रहा था, पल्लवित हो रहा था, ये भी सवाल इनसे पूछेंगे और बीच बीच में फिर कविताएं। और आप लोग भी बात कर सकते हैं, अपने सवाल आप तैयार रखें। तो अब हम राजेश भाई का सबसे पहले इस्तकबाल, खुशामदीद स्वागत कि आप को जब भी हम पुकारते हैं जश्न अदब के लिए, आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, जब भी यहाँ आते हैं और हमारा जब उत्सव होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको गिरफ़्तार कर लें और ये बड़ी खुशी खुशी हमारी हथकड़ियाँ पहन लेते हैं। तो एक आपको खुशखबर ये दूं दोस्तों कि तीसरा संस्करण चांद पे चाय का आ चुका है और जश्न अदब का 14वां संस्करण है। तो हम सबकी ये कामना है कि आपका चांद पे चाय का भी 14वां संस्करण बहुत जल्दी आए। और कुछ सवाल हम लेते जाएंगे और बीच में हम कविताएं भी सुनेंगे। तो एक तवील हिस्सा है, राजेश भाई की फैमिली यहाँ रहती है, दिल्ली से इनका बड़ा लगाव है, दिल्ली से बहुत प्यार है और एनएसडी में इन्होंने सिर्फ खुद पढ़ाई की बल्कि वहाँ पढ़ाया भी है। तो दिल्ली इनका अपना आबाई वतन है। और एक सवाल जो आपसे पहला कि ये टीवी में काम करने वाला लड़का फिर बम्बई जाता है और काम लेके जाता है, वहाँ कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, और फिर ये शायर तभी पोशीदा था कहाँ, ये कब पहली कविता कौन सी थी, क्या कौन, और ये क्यों लिखा आपने कविताएं, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? देखिए, मैंने कविता लिखना बड़े मतलब अगर उसको कविता कहा जा सके तो ऐसा कुछ लिखना शुरू कर दिया था बिल्कुल बचपन में। शायद पहली कविता मैंने लिखी होगी 17 साल की उम्र में, और जाहिर है वो किसी के इश्क में लिखी गई थी। और लेकिन हुआ क्या था, दरअसल मैं बड़ा क्या कहना शर्मीला व्यक्ति था, अब भी हूँ। अभी थोड़ी एक्टिंग करनी आ गई है, इस वजह से ये छलावा कर लेता हूँ क्रिएट। तो जो ऊपर से ये जो छलावा है वो अंदर से थोड़ा सा छिला हुआ है आप समझ रहे हैं। तो ये जो छीलन थी उस वजह से मैं डायरी लिखा करता था छोटी सी उम्र से, 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक मैंने डायरी लिखी। बहरहाल उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अपने ख़याल और अपने एहसास को थोड़ा सा व्यक्त करना आ गया, चाहे ख़ुद को ही सही। और इस तरह से कविताएं लिखना शुरू किया, तो वो लिखता रहा ऐसे डायरी की तरह से। तो ये मेरी कविताएं नहीं है, एक तरह से डायरी है मेरी, जो थोड़ा सा क्या कहना कविता, नसरी नज्म जिसको कहते हैं, उस रूप में है ज़्यादातर। अच्छा, बड़ा जल्दी इन्होंने सवाल समेट लिया, लेकिन एक सवाल यहीं मुझे ये लग रहा था कि आधे घंटे यहीं से अभी कविताएं हम पढ़ेंगे, कविताएं हम बोलेंगे, राजेश भाई खुद पढ़ें, लेकिन कुछ सवाल हम बीच बीच में पूछते जाते हैं। और बल्कि आप चाहे तो एक कविता पढ़ लें फिर सवाल पूछ लें। सवाल बड़ा छोटा सा है कि ये जो जब आप पढ़ेंगे और हम सब महसूस करेंगे कि, और ये सवाल मेरे किन्हीं दोस्तों में से ही आया है कि इतनी सादा ज़बान है आपकी और इतनी गहरी पेट है उसमें, जो मनोभाव हैं, जो भाव जज्बात हैं, तो ये जानबूझ के आपने किया है, कोई पैटर्न है? क्योंकि नए लिखने वाले चाहते हैं कि हम भी तेलंग साहब की तरह ऐसे नज़में लिखें, तो वो क्या ऐसा कोई अगर उसका कीमिया है तो बताएं। नहीं, मतलब मुझे वो एक थंब रूल है मेरा, कुछ भी लिखता हूँ तो वो इतना सा है कि जो ज़बान में आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करता उसको कविताओं में भी इस्तेमाल नहीं करता। कहने का मतलब मुझे बहुत सारे अल्फाज आते हैं और भारी भारी अल्फाज और शब्द आते हैं, लेकिन मैं वो आमतौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उनका इस्तेमाल नहीं करता। तो जो मेरी बातचीत में शब्द आते हैं
वो सिर्फ वही कविताओं में शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो दोस्तों हम ये दोनों काम करते रहेंगे बीच बीच में। कविता एक है आपकी अभिनय, और मैं आपकी सहूलियत के लिए उसका नंबर बता देता हूँ। हाँ, बता दीजिए। 26 नंबर पे ये अभिनय एक पोएट्री है। सो वी वुड लाइक यू टू रिसाइट फॉर अस। और अगर आप बताना चाहें किसके लिए आपने लिखी थी तो हमें और लुत्फ आएगा। नहीं, कुछ चीज़ों को पर्दे में ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। जी। मैंने इस किताब की शुरुआत में मार्लिन ब्रैंडो का एक कोट रखा है, और शायद ये बात वो आपको अगली कविता सुनने से पहले मैं सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि एन एक्टर इज एट मोस्ट अ पोएट एंड एटलीस्ट एन एंटरटेनर। मतलब इसका भावार्थ मैंने तो ये लिया है कि जब एक अभिनेता अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है तो बड़ा काव्यात्मक हो जाता है। वो एक मेटाफर आ जाता है उसमें, एक पोएटिक क्वालिटी आ जाती है, वो एक पोएट की तरह हो जाता है। अदरवाइज हम एंटरटेन तो कर ही लेते हैं, वो तो सामान्य सी बात है। तो क्योंकि मैं अभिनेता हूँ इसलिए उस बात को एक अभिनय की तरह कहने की कोशिश की है कि, और ज़्यादातर कविताएं बिछोह की हैं। तो यह है कि अभिनय, जब तुमने बात करना बंद कर दिया तब मैंने खुद से बातें शुरू कर दी। मैं तुम्हें कुछ बोलता, फिर मैं खुद ही तुम बनकर जवाब भी देता। बातचीत खूब जमती थी, और उसी मुगालते में तुम्हें असल में फोन लगाकर वही बात दोहराने की कोशिश करता, लेकिन बातचीत किसी और ही मोड़ पर चली जाती। तब ये एहसास होता मैं कभी ठीक से तुम्हारा अभिनय भी नहीं कर पाता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शुक्रिया। एक और कविता यहीं लगी लगाई इसी पेज पे है, विलोम। ये तो छोटी सी है, ज्यादातर बहुत ही छोटी छोटी मेरी कविताएं हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश बस ये है कि बिल्कुल इस लम्हे में आप राजेश भाई के साथ बिल्कुल रूह के साथ जुड़ जाइए, तो आप बहुत आनंद लेंगे। इनका कहने का मतलब है कि आप ठीक से सुनिएगा। अच्छे शब्दों में कहा है इन्होंने, लेकिन बहरहाल मैं इसकी भूमिका बनाता हूँ। ये जो कहना चाह रहे हैं उसको और अच्छे से, वो ये कि मेरी कविताएं हैं ना, मंच में पढ़ने की हैं ही नहीं। तो यहाँ पे पढ़ूंगा तो वो शायद वो असर ना पहुँचे, ये मैं जानता हूँ। मेरी कविताएं ऐसे हैं जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। उसी लाइन को आप 4 बार देख सकते हैं, दोबारा से ऊपर नीचे नज़र घुमा सकते हैं। आपके हाथ में एक चाय का कप है, शांति से बैठे हैं, और यहाँ भीड़ भाड़ है, तो वो माहौल बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप ये सोचिएगा कि आप अकेले बैठे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। मेरी सारी कविताओं के लिए ये मेरी इल्तिजा है। इसका नाम है विलोम। अब प्रेम का विलोम नहीं, प्रेम का पर्याय है। एक अक्षर का योग है, 2.5 का 3.5 है, जो गणित से भी और व्याकरण से भी बाहर है। एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में। इसमें गुलजार साहब ने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको गुलजार साहब ने क्या लिखा है, तो फिर मैं सवाल पूछूंगा कि राजेश तेलंग शोहरत के हाईवे के राहगीर हैं, खूबसूरत कविताएं लुटाते आगे बढ़ रहे हैं। ये हाईवे शायद चांद पर पहुंचकर रुके। डियर राजेश, वहीं पर चाय पर मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बचपन से वो जो छोटा सा राजेश है, जो विद्यार्थी है, विद्यालय में जाता है, और वो गुलजार साहब का दीवाना है। तो आप जब बचपन से उनको इतना चाहते थे, इतना पसंद करते थे, वो अब आपको इतना पसंद करते हैं, तो क्या पहली प्रतिक्रिया इसके बाद क्या आई थी मन में? कैसा महसूस किया था आपने? मतलब आप ये मत बोलिएगा कि अच्छा महसूस किया, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी प्रेमिका ने हाँ बोल दिया, उतनी खुशी हुई। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल।
मैं कविता के तौर पे तो यही कह सकता हूँ। बचपन से मैं गुलजार साहब का इतना दीवाना था, हम सब हैं, कौन नहीं है। और जब बीकानेर में रहते थे हम लोग, तो उनकी एक किताब आई थी कुछ और नज़में, उसका उन्वान था। तो वो कहीं मिली ही नहीं, कि खरीदने पे भी नहीं मिली, पैसे भी नहीं होते थे, और फोटो स्टेट के भी पैसे नहीं थे। तो वो पूरी 200 पेज की किताब मैंने किसी से लेकर हाथ से लिख के रखी पूरी। तो ये दीवानगी थी उनके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो उन्होंने लिखा होगा, मेरे को बोला होगा, या मेरी कुछ पढ़ी भी होंगी, तो वो ये बड़ी खुशी हुई थी। और ये ठीक ऐसे है जैसे बच्चन साहब का दीवाना था, तो अब मुझे लगता है कि एक दिन वो भी एक ट्वीट कर दें मेरे बारे में ऐसा कुछ, तो मेरी अभिनेता और कवि की यात्रा पूरी हो जाएगी। मैम, आपसे गुजारिश है कि आपका चित्त अगर हमारी तरफ आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम प्लीज। राजेश साहब, एक कविता है दरमियान, पेज नंबर है 31, और उसके बाद दीवाने का दीवान 44 पे है, वो भी आप हमारे लिए पढ़िएगा। दरमियान नाम है इसका। उस आखिरी मुलाकात में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपको याद है ना, वो अकेले बैठ के सुन रहे हैं आप। उस आखिरी मुलाकात में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुझे जो सुनना था तूने वही सुना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुझे जो सुनना था तूने वही सुना। कुछ अल्फाज हमारे बीच का फासला तय न कर सके, गिर पड़े हम दोनों के दरमियान। अभी अभी रेस्तरां का बहरा गीले कपड़े से साफ करके ले गया उन्हें तुम्हारे जाने के बाद। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप रैंडम के आपको कुछ जो पसंद आ रहा है, आपने मैं ऐसे ही मैंने 2-3 पन्ने मोड़े थे। एक तो ये मेरी कविता काफ़ी लोग अक्सर पसंद करते हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहूँगा। वो ये है, इसका नाम है कहानी। हम साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाह 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 वाह, ऑसमली ब्रिलियंट। तो ये आपके खानवादे में कोई बुजुर्ग आपको याद आता है, किसी ने कविताएं करी हो, कोई लेखक हो? ये जरासिम कहाँ से आए हैं, पीछे से कहीं? मेरे ख्याल से मेरी बड़ी बहन, दोनों बहनें करती थी कविताएं, जी। और भैया भी कभी कभार लिखा करते थे। बड़ी बहन मैं आपको एक और तारुफ के, जो दीदी हैं राजेश भाई साहब की जो बहन है, उनकी कहानियाँ अभी भी छपती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ाया जाता है। भाई आप कंटिन्यू करें। जी जी, ये कविता है, इसका नाम है याद रहता है। मैं तुम्हें भूल चुका हूं, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मेरी बैल्कनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को। दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को। चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। मुझे हर वक्त ये याद रहता है कि मैं भूल चुका हूं तुमको। शुक्रिया। बस 2 ही अपनी तरफ से पढ़ना चाहूँगा। आपको एक और खुशखबरी, मुझे बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं जहन में। एक और किताब आने वाली है राजेश तेलंग साहब की, और बड़ी दिलचस्प उसका टाइटल है दिल से पैदल। तो ये सबसे पहले इस किताब के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या है, लेकिन ये क्या है, दिल से पैदल कहाँ से आया है ये? देखिए, दिमाग से पैदल बहुत सारे लोग हैं और हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो दिल से पैदल हैं। क्या बात है? दिमाग से ठीक ठाक हूं मैं, याद रहे। तो इसी में एक कविता थी जिसमें ये लाइन आ गई थी लिखते लिखते, तो मैंने अपना जो अगला कविता संग्रह मेरा छप रहा है उसका नाम ही दिल से पैदल रख दिया। अच्छा, आपकी चांद पे चाय में शख्सियत 73 पे। हाँ, लेकिन मैं दिल से पैदल की बात चली है तो वो वाली कविता सुना देता हूँ। जी जी, ये भी 4 लाइन की है, 5 लाइन की। सुनिएगा दोस्तों। हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना,
घर की देहरी से निकलते ही दूसरा कदम सीधा चांद पे रख देते हैं। क्या बात, क्या बात। हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना, घर की देहरी से निकलते ही दूसरा कदम सीधा चांद पे रख देते हैं। घर लौटना अक्सर मुश्किल होता है हमारा। क्या बात, क्या बात। देख रहे हैं आप, बहुत छोटी छोटी स्वीट हार्ट कविताएं हैं। स्वीट हार्ट कविताएं। अ, तो गुजारिश मेरी थी कि 73 पे शख्सियत है और एक हसीन नज्म भी है 46 पे, लेकिन आप पहले। इसका नाम है शख्सियत। मैं हवा में तैरती अफवाह नहीं, चार लोग जो करते हैं वो वाह नहीं। क्या बात। अकेलेपन की चुप्पी में ख्यालात की चींटियां, रसोई से चुराया चीनी का दाना किनारे रखकर जो आपस में बतियाती हैं, मेरी असलियत का असल जिक्र करती हैं, मेरी शख्सियत का असल जिक्र करती हैं। मैंने कई बार सुना है उन्हें मेरे बारे में फुसफुसाते हुए। शुक्रिया। तो ये नहीं, एक सवाल यहाँ पे है कि ये जो बहुत शर्मीला लड़का है और ये इतना एक्सप्रेसिव हो जाता है जब वो कलम उठाता है, तो ये आप लिखने के लिए बचा के रखते हैं अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को, या ये झूठ है कि आप शर्मीले हैं? पता नहीं, मैं शर्मीला ही लगता है मुझे। शर्मीला ना कहूँ तो ऑकवर्ड हूँ। मुझे सोशल स्किल्स शायद आई नहीं ठीक से, या क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ अपने आप को। उसी कोशिश में लिखता रहता हूँ। आपकी 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 महबूबाएं रही होंगी बहुत सारी, तो कोई कोई बहुत सबसे- सारी। कोई 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 बेस्ट ये कॉम्प्लीमेंट। मेरी इज्जत करने के लिए बुलाया कि शायरों का तो मामला ये होता है ना कि वो उनके चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, तो कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो उधर से इधर आया हो, आपको याद हो? तो कोई कविता इसके जवाब में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नहीं, इसके जवाब में आप कविता पढ़ दीजिए ना कोई। हाँ, कविता पढ़ आपकी देता हूँ। पसंद की जो कोई मोल्ड किया है आपने बस। ऐसे ही अब मैंने रैंडमली चूज की है। इसका नाम है परिक्रमा। प्रेम एक सीधी रेखा में साथ चलने का नाम है। प्रेम एक सीधी रेखा में साथ चलने का नाम है। अगर तुम किसी की परिक्रमा कर रहे हो या कोई तुम्हारी परिक्रमा में लगा है, तो ये प्रेम नहीं, अंधविश्वास है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं हर कविता अगर रैंडमली भी पढ़ी जा रही है वो कितनी खूबसूरत है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा चांद पे चाय। तो लौट के आते हैं ये दिल से पैदल पे, तो ये भी इसी तरह का वहाँ भी मामला है। वहाँ क्या है? मैं देखिए, मैंने आज सोचा कि जश्न अदब से बड़ा पुराना नाता है, जी तो दिल से पैदल की मैंने ये कविताएं कुछ ऐसे ही उठा के लाया हूँ जो आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई है। मेरे लिए ट्रायल है ये, कमाल। और अभी इसी की तैयारी में ही लगा हूँ। लगभग तैयार है किताब। तो मैं दिल से पैदल का भी जायका लें आप। आने वाला संग्रह है, जी तो मैं कुछ लाया हूँ, उसमें से एक दो सुना देता हूँ आपको। जी सबसे पहले वो कविता सुनाता हूँ जिसमें मैंने जान के जोर जबरदस्ती दिल से पैदल को घुसेड़ा है लेकिन मेरे ख्याल से जा रहा है। यह है कि हम जब मिलते हैं अपने भीतर एक जगह खाली कर देते हैं। हम जब मिलते हैं अपने भीतर एक जगह खाली कर देते हैं और दूजे को उस जगह रहने देते हैं। और जब बिछड़ते हैं तो जगह खाली रह जाती है। वो उसे कभी कीमती तो कभी बेकार पड़ी चीजों से भरते हैं। जगह घिर तो जाती है, लेकिन क्या भर पाती है? जगह घिर तो जाती है, वो क्या भर पाती है? लेकिन फिर से हम जो दिल से पैदल हैं ऐसे ही चलते हैं। एक और सुना देता हूं, नहीं दो और सुनाऊंगा। हम तो चाहते हैं, ये तो लॉटरी लग रही है हमारी, बोनस है ये तो।
एक क्योंकि अभी का जैसा मौसम है उसमें थोड़ा सा अनुकूल है, और इतने अच्छे सुनने वाले, इतनी अनुकूल है। खामोशी के साथ आप लोग सुन मैंने रहे इनको कहा ना अकेले हैं तो हैं। ये इस सब वजह तना से है भीड़ में। भीड़ में तना है वो क्या बात तना। एनीवे, तो सुनाता हूँ आपको। जब बदलते हैं मन के मौसम, करवट लेते हैं, जब न सर्दी होती है न गर्मी होती है, तब मन क्या ओढ़े समझ नहीं आता। ये मन कभी तपता है कभी ठिठुरता, या तो लौटा दो वो गर्मी या पारा गिरा दो पूरा फिर से। ये जिस्म का पैरहन, ये जिस्म का पैरहन रूह को सुकून नहीं दे रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक आखिरी सुनाता हूं आपको मेरी तरफ से। कविता ऐसी होनी चाहिए जिसकी तहें खोलकर शॉल की तरह ओढ़ा जा सके। कविता ऐसी होनी चाहिए जिसकी तहें खोलकर शॉल की तरह ओढ़ा जा सके, एक चादर के जैसे बिछाया जा सके, जिसे रबर जैसे खींचकर बाल बांधे जा सकें, जिसे गुब्बारे जैसे फुलाकर एक रोते बच्चे को चुप कराया जा सके। कविता को कविता कहलाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। मैं बार बार ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मैं आई एम स्पीचलेस, निशब्द हूँ मैं कि उपमा नहीं है कोई। इतना हर कविता इतनी सुंदर जो बिल्कुल रूह तक उतर जाने वाली। एक सरप्राइज़ है हमारे पास। वक्त हमारे पास कितना है, लेकिन चांद पे चाय आने के बाद मनु भाई, ये चांद का एक ख़त आया है राजेश भाई के नाम, तो आप अगर इजाज़त दें मैम तो मैं पढ़ के सुनाऊँ। अभी हमारे पास वक्त है, मनु भाई यहीं बैठे हैं, अब मनु तो भाई बैठे ये हैं। जब तक जाएंगे नहीं हम नीरू, बच्चे रह सकते हैं। कोई आएगा हमको आतंकवादी अगर कोई आया तो ये लोग हैं। तो चांद का खत है दोस्तों। अजीजम राजेश साहब, आदाब। उम्मीद है आप खुश और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ कि आपकी बाकमाल नज़मों के साथ चाय नोशी के लिए आपने मुझ खाकसार को याद किया है। बीकानेरी मिट्टी के रंग आपकी सादा दिल तबीयत और तासीर में यूं शुमार हैं कि उनकी खुशबू आपकी शायरी में महक रही है। आपकी नज़मों को पढ़कर महसूस हुआ कि जल्दबाजी से आपको कोई लगाव नहीं है। आपकी नज़मों में जो गहराई और ठहराव है, गोया शायर के भीतर से शायरी में दाखिल हो रहा है। मैंने ये भी महसूस किया कि इंसानी कदरें आपका हिस्सा हैं। सादगी का घर आपका दिल है, ख्वाहिशों पे आपका जोर है, खामोशी से आपको मोहब्बत है, पर जहन में कहीं शोर है। ये सच है, जहन में बहुत शोर है, जहन में कहीं शोर है, उसे दबाए रखते हैं। पर उस शोर को मनु भाई, उस शोर को अल्फाज देने का आला तरीन हुनर आप जानते हैं, ये मालूम होता है। शर्मीलापन आपकी ताकत है या कमजोरी ये तो नहीं जानता, मगर अभिव्यक्ति का हर अंदाज और अभिनय की हर अदा आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये यकीन से कह सकता हूँ। ये भी महसूस होता है कि आपका मन दर्पण सा शफाफ है। सांवली सूरत पर एक कशिश है, आकर्षण है, जो लुभाता है कि आपके साथ चाय पीने का मौका मिले। जी चाहता है कि आपकी नज़मों में मेरी पसंदीदा नज़मों का जिक्र करूं, मगर अब गुजारिश ये है कि यहाँ आइए, चांद पे चाय पीजिए, तब सुनाऊंगा आपको वो पसंदीदा नज़में जो आपने कही हैं। अपने अंदाज में सुनाऊंगा आपको। बेशुमार प्यार, लातादाद दुआएं, आपका अपना चांद। बहुत बहुत शुक्रिया। बस चांद से मिलने का मतलब, इन्होंने लेटर लिखा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है चांद ने मुझे, लेकिन चांद से मिलने का मन नहीं है मुझे। तो यह लगता है कि अपनी महबूबा को सिर्फ चांद तक ले जाना है, चांद से क्या लेना देना है।
हाँ, नहीं बहुत अच्छा लिखा है आपने। और चांद मतलब चांद ने, चांद चांद है ना, और चांद गोरा है तो इतरा रहा है, मुझे सांवला कह रहा है, जबकि मतलब चांद की पीठ बहुत काली है। ये भी पोएट्री हो गई। तो कुछ आप चांद को जवाब देने के लिए अगर कुछ सुनाना चाहे, दिल से पैदल से भी हो अगर। पता नहीं, चांद पे तो बहुत सारी कविताएं लिखी है, किताब का नाम ही चांद पे चाय है। तो ये भी 4 लाइनें लिखी थी, इस वजह से ये इसका टाइटल ये बना। ये था कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। अगेन क्योंकि जो ख्वाबों की डेटिंग होती है ना, वो चांद पे चाय के साथ होती है। रियल डेटिंग तो कहीं पे भी हो जाती है। अच्छा, एक सवाल निरुपमा जी का है कि आपके पसंदीदा शायर या हिंदी में, उर्दू में जिनको आपने फॉलो किया है, तो हम सब जानना चाहते हैं कि whom you love so much। मतलब पढ़ा तो ऑब्वियसली सभी लोगों को है, लेकिन बचपन से जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वो गालिब और गुलजार साहब हैं। और इन दोनों का ही है, मतलब गुलजार साहब का जो जो वो प्रभाव आ जाता है उपमाओं में, या उनके जो वो उनकी जो कहने का तरीका है वो थोड़ा सा मतलब है, प्रभावित हूँ तो आ जाता है। शायद मैं जैसे अभिनय में पहले प्रभाव था बच्चन साहब का, लेकिन उसमें मेहनत की और आगे बढ़े तो वो चला गया। तो कविताओं में मैं शुरुआती है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अभी काम करना बाकी है, तो एक दिन ये भी चला जाएगा। सिर्फ उनकी जो उनकी जो क्या है कि असली जो उनसे जो सीखने की बातें वो ही रहेंगी, फॉर्म नहीं रहेगा। और गालिब पढ़ते हुए जो ये एक जो विद्रोही मन था हमारा थिएटर करते हुए, तो वो गालिब से वो उनके उनसे मिला। बाकी तो हिंदी में मुझे बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन बड़े अच्छे लगते हैं। जी जी जी। एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं राजेश भाई का, तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन लोग ऐसे पसंद है। एक गालिब का नाम लिया था, एक नाम आपने ओशो का लिया था। तो, हाँ मतलब कभी कभी ओशो ने भी विद्रोही बनाने में सहायता की बहुत। तो क्या तासुरात वो छोड़ते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, ओशो, क्या आप कब कितने बड़े थे जब आप पे मैंने encounter 13-14 हुआ साल की उम्र से ओशो पढ़ना शुरू कर दिया था। तो तो किसी ने उस वजह से घर में कुछ नहीं, घर में किसी ने रोका टोका नहीं, लेकिन हाँ उनको इस वजह से तकलीफ बहुत हुई मेरे से। मुझे आज तक याद है, मैं छोटा सा था तो एक बार मैं ऐसे आंगन में बैठ के चाय पी रही थी, मेरी मम्मी मौसी वगैरह, तो ऐसे उछलता कूदता हुआ गया तो चाय का कप मेरे पाँव से लग गया, टूट गया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये चाय कप क्यों तोड़ दिया तुमने। अब ओशो पढ़ा हुआ था मैंने, तो मैंने दूसरा कप उठाया और उसको तोड़ा, और मैंने कहा इसे तोड़ना कहते हैं, ये तो टूट गया था। वो गलती से टूट गया था। ओशो खतरनाक है भाई बड़ा। तो ये घाटे हुए हैं उसके। जी जी। और वही मतलब अब मेरा बेटा भी मेरे साथ ये करता है, तो ठीक है। तो रंजीत भाई का इशारा ये है कि कुछ कविताएं आप और पढ़ दें हमारे लिए। हाँ, ये मेरी काफ़ी पुरानी कविता है, मतलब कोई 20-25 साल पुरानी लिखी हुई है शायद। ये 20 साल तो पुरानी है ही पक्का, या 25 साल ही होगी। सुने दो। इसका नाम है, इसका मतलब उन्वान शीर्षक टाइटल है मेरी तुम तुम्हारा मैं। तुम। मेरी तुम तुम्हारा मैं। एक वक्त था जब खत लिखा करता था, मेरी तुम से शुरू और तुम्हारा मैं से ख़त्म किया करता था। लिफाफे में 2 ग्राम रूह डालकर गीले भूसे से चिपका देता था। तुम्हारे नाम को उंगलियों की पोरों से छूकर कहता था, जवाब जल्दी लिखना। कल मिले थे वो डाक बाबू जो जवाब लाते थे तुम्हारा, पूछते थे कहाँ गए वो गुलाबी लिफाफे जिन पर बने होते थे दिल, आजकल सिर्फ आते हैं आपके पानी बिजली के बिल। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। आजकल लेटर के नाम पे सिर्फ यही आता है ना, अब वो बचे ही नहीं। सर आप जी, तो बस हाँ, आप तो पढ़ते जाए, एक तो हम मैं अपनी तरफ सुनना चाहते हैं आपको। हाँ, एक मैं ये पढ़ता हूँ, इसका
शीर्षक है प्रेम। प्रेम नहीं है मेरे भीतर, प्रेम नहीं है तेरे अंदर। हमारे दो शरीरों के बीच जो रिक्त स्थान रहता है, प्रेम वहां रहता है। वाह वाह, देह में तो रहती हैं जरूरतें। क्या बात। प्रेम न मेरे बोलों में है, प्रेम न तेरे बोलों में है। हमारी बातों के बीच जो चुप्पी रहती है, प्रेम वहां रहता है। तालियां यार, होठों में तो रहती, तालियां। होठों में तो रहती हैं जरूरतें। कमाल कमाल कमाल। एक है गुल्लक। आहा, शीर्षक सिक्का कितना सुंदर है। सिक्का सिक्का आते ही सिक्का जमा कर लिया था मैंने एक। सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इससे, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है जी। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है ना तोड़ने का इरादा, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को। क्या बात, सच में। ये अंदर ही अंदर की बातों पे 3 छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा है, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। ये तीनों जुड़ी हुई सी कविताएं हैं। एक का नाम है अंदर ही अंदर। आज जरूर किसी ख्वाब का जनाजा उठा, क्या बात। आज जरूर किसी ख्वाब का जनाजा उठा, आज जरूर कोई अल्हड़ एहसास दफन हुआ, आज जरूर कोई बेबाक बात बीमार पड़ी, आज जरूर किसी बगावत की गर्दन मुड़ी, आज कुछ और मर गया अंदर ही अंदर, वरना ये आंसू बेकार में नहीं टपका करते। इसी भावना के आसपास ही है। इसका नाम है कब्रगाह। बैठे बैठे अचानक कभी कभी आंसू टपक जाते हैं। कहीं अंदर मेरे ही किसी करीबी हिस्से का जनाजा उठता है, गले में गांठ सी पड़ जाती है, आवाज को फांसी लग जाती है। एक और अजीज ख्याल, एक और नातेदार एहसास दफन हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता, मेरे अंदर एक कब्रगाह बनती जा रही है। ब्यूटीफुल। मैम, कुछ मिला आपको? कोई नंबर, पेज नंबर? एक कोई पेज नंबर अगर आप बोलना एक छोटी सी इसी से रिलेटेड खत्म करता हूँ। हाँ। जुनून। अभी अभी बेवजह टपके एक आंसू ने कहा मुझसे, यूं ही नहीं निकल पड़ा हूं, तुम्हारे मरहूम जुनून के कब्र में जा रहा हूं 2 फूल चढ़ाने। क्या बात है, क्या बात है। अब वक्त का बस एक थोड़ा सा मामला निरुपमा जी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, नहीं, आप ये तो होगा, ये तो होगा। ये जब तक आ गया आपका नंबर आ गया। आप पढ़िए। निरुपमा जी पढ़ेंगे मेरे लिए कविता, मेरी कविता। प्लीज कम। शुक्रिया। राजेश भाई की जो खासियत है, जैसा इन्होंने कहा ना, गुलजार साहब इनके गुरु भी हैं एक तरह से, तो ये एक है। ये एक छोटी सी कविता इनकी कितनी प्यारी है, आप सुनिए। इनकी सारी कविताएं कहीं किसी महबूबा के लिए हैं, हम जानते हैं, और हम इसे आगे नहीं बात करेंगे किसके लिए है, मगर ये सुनिए, बहुत प्यारी। इसका नाम है बिंदिया। सुनिए दोस्तों। बिंदिया। देखता हूँ जब कभी मैं आईना, अक्स तेरा ही दिखाई देता है। देखता हूँ जब कभी मैं आईना, अक्स तेरा ही दिखाई देता है, और दिखती है ऊपर आईने के कोने में चिपकी हुई तेरी बिंदिया। कितना प्यारा। क्या बात, क्या बात। टांगी रहती है तेरे चेहरे को आईने के साथ। मुझे बहुत इसका दोस्तों, एक बार आप विदाई की तालियां बजा दीजिए। हमारे पास वक्त कम था। मैं अब आ गया हूँ मंच पर, तो एकदम छूमंतर से मैं कुछ खोलूंगा। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। उन पंक्तियों को पढ़ दूंगा, उस जज्बात को जो मैं देख रहा हूँ, मैंने पढ़ी तो नहीं है। नहीं पढ़ी। ये
पढ़ी हुई नहीं आएगी, वो मेरी नीयत बहुत उसमें है। 2-4 नहीं चाहिए जनाजे पे 2 आंसू गिराने वाले। क्या बात है। नहीं चाहिए जनाजे पे 2 आंसू गिराने वाले, 4 कांधे उसे उठाने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। जिंदगी की राह में रोने के लिए बस एक कांधा ज्यादा है 2-4 से। क्या बात है। गहरा गहरा राजेश शायरी। ये आपके लिए, ये मेरे लिए मोहब्बत। स्टेज पे आने का फायदा तो होता है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम चाहते थे कि और सुने। मैं लेकिन निरुपमा अब जी आगे को तो दे आप चुका लोग हूं अपना किताब, आप ये ना खरीदिए, समझें। चांद पे चाय, और घर जाके पढ़िएगा। घर पे तन्हाई होगी तो 2 तन्हाइयां मिल जाएंगी। चाय का कप साथ में जरूर हो। सुकून से पढ़िए जैसे मैंने पढ़ी थी, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत शुक्रिया।